बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है। दावा है कि उन्होंने चोरी मामले में खुद की भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने टिन्नू यादव पर कहा कि उसने भरोसा तोड़ा, तो वहीं अब 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में उनके इस्तीफे को मंजूर करने पर फैसला होगा। लेकिन इससे पहले चंपत राय से पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की, जिसमें कई सवाल किए। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी में खुद की भूमिका से इनकार करते हुए जानकारी मिलते ही सक्रिय होने की बात कही। चंपत राय ने कहा कि उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा, FIR कराई। हालांकि उन्होंने ये माना कि हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। वहीं टिन्नू यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिन्नू ने गलत किया, इसका अंदाजा नहीं था। दावा है कि चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब उनके और बाकी गवाहों के बयानों का मिलान किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर फिर पूछताछ होगी। लेकिन सवाल है कि जब चंपत राय को सब कुछ पता चल गया था तो फिर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि मामला सामने आने के बाद 25 जून को FIR कराई गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चंपत राय दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? क्या चंपत राय जिम्मेदारी की बात कहकर बचना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि पूछताछ से पहले उन्होंने सबके सामने इसका खुलासा क्यों नहीं किया। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT लगातार जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट देने के बाद अब खबर है कि SIT जुलाई के पहले हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है, जिससे कई खुलासे हो सकते हैं। यानी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंचेगी और फिर योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े एक्शन का ऑर्डर देंगे। क्योंकि योगी कह चुके हैं कि सनातन और राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। और ये एक्शन 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट आने के साथ शुरू भी हो गया है। और अब जुलाई के पहले हफ्ते में SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद उन लोगों पर भी एक्शन तय है जो SIT के रडार पर है, जिनकी भूमिका भी संदिग्ध है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक SIT ने शुरुआती जांच में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मंदिर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में लापरवाही की जांच जारी है। जमीन खरीद में कमीशन और गड़बड़ी के आरोपों की जांच जारी है। खबर है कि पुलिस अब जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। पुलिस को पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मिल गई है। यानी पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं, तो उधर SIT की रिपोर्ट आ सकती है और इन सब को लेकर योगी सबसे बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। एक तरफ जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी उबाल मार रही है। अब चढ़ावा चोरी पर असदुद्दीन ओवैसी के एनकाउंटर वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चढ़ावा चोरी पर ओवैसी के एनकाउंटर वाली बोली पर हिंदू धर्म गुरुओं ने जवाब दिया है। यह बिना सिर पैर की बात है। क्या मक्का मदीना में आज तक जो है किसी हिंदू को रखा गया? जहाँ जो है तमाम जो है मस्जिदें हैं का उसमें किसी हिंदू को ट्रस्टी रखा गया है? चढ़ावा चोरी के बहाने ओवैसी ने मुस्लिम राग छेड़ा तो उनके सपोर्ट में कुछ मौलाना भी उतर आए। जांच करने में कितना टाइम लगा? असल आरोपी को जो बचाया जा रहा है वो अपने आप में एक कहानी है। ये जो सारी चीजें हैं इसलिए हैं कि इसमें कोई अब्दुल नहीं है। अगर कोई अब्दुल होता तो 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता। ओवैसी ये भूल गए कि चोरी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सियासत की एक लकीर जरूर होती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जोर आजमाइश करने जा रही है। ओवैसी ने बिजनौर से चुनावी शंखनाद किया। वो बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्ष से अलायंस को भी तैयार दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनावी महायुद्ध में ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि चुनावी बिगुल बजने से पहले ही ओवैसी अलायंस वाली बैसाखी ढूंढने लगे हैं। दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए MIM पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार है। अब आगे देखिए क्या होता है, देखिए। असल में ओवैसी जानते हैं कि यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकना उनके अकेले की बस की बात नहीं है और उनका इतिहास इसकी तस्दीक भी करता है। 2017 में ओवैसी ने 38 कैंडिडेट उतारे लेकिन जीता कोई नहीं। वैसे ही 2022 में 95 उम्मीदवारों में से एक भी विधानसभा नहीं पहुंचा। इसीलिए ओवैसी विपक्षी अलायंस से हाथ मिलाने को तैयार हैं। हालांकि ओवैसी पर विपक्ष शायद ही भरोसा करे, क्योंकि उन्हें विपक्ष बीजेपी की बी टीम मानता है। अब ऐसे में ओवैसी की अलायंस वाली चाहत कहीं चाहत ही न रह जाए।
बिहार में एक बार फिर बंगले वाली सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड खाली तैयार हुए राबड़ी ने अब एक नया पेच फंसा दिया है। उन्होंने सरकारी सामान की लिस्ट मांग ली है, क्योंकि बंगला हैंडओवर के बाद वो कोई भी कलंक अपने साथ ले जाना नहीं चाहती है। राबड़ी देवी की इस मांग ने सम्राट सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि 20 साल पहले आवंटित हुए 10 सर्कुलर रोड बंगले के सरकारी सामानों की लिस्ट विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। राबड़ी को टोंटी चोरी जैसी बदनामी नहीं चाहिए, इसलिए उनके सचिव ने भवन निर्माण विभाग को लिस्ट के लिए चिट्ठी लिख दी है। हालांकि इस बीच 10 सर्कुलर रोड्स के सामानों की शिफ्टिंग शुरू है। घर के सामान से लेकर फूल पौधों वाले गमले उनके निजी आवास में भेजे जा रहे हैं, लेकिन हैंडओवर करने से पहले राबड़ी ने ये बड़ा पेच फंसा दिया है। हम हैंडओवर कर देंगे तो ये बेईमानी करना शुरू कर देगा, जो नहीं हमारा ये सामान था वो सामान था, इसलिए रजिस्टर दिखावे हैंडओवर कर देंगे। नियमानुसार जो नियम है उसके अनुसार हम भी नियम से बंधे हैं, वो भी नियम से बंधे हैं। अब इसका हल कब और कैसे निकलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन लालू राबड़ी ने दिखा दिया उनमें अभी सियासत बाकी है। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी थी। मुसलमानों के साथ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज है और अब उनकी भी परेड हो सकती है। जिसकी शुरुआत शुभेंदु सरकार की पुलिस ने कर दी है। जिस काशीपुर के मंच से हुमायूं कबीर ने धमकी दी थी, उस सभा के आयोजक अमीनुल शेख, गुलाम मुस्तफा, अनीसुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने हुमायूं कबीर के लिए मंच सजाया था, जहां से हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु को चेतावनी दी थी। मुर्शिदाबादे आस्फालनটা একটু কম করতে বলেন। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন ছাটা ভাঙা মাছ শুরু করব যে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। কেস और अब सीएम शुभेंदु ने हुमायूं कबीर को इशारों में जहांगीर खान वाला ट्रीटमेंट याद दिला दिया है, जो खुद को पुष्पा समझकर कानून हाथ में ले रहा था। उस पर झुके गए नहीं, एमन झुके से खाली पाए छोटा पैंट परे कान धरे उठबस करते जाच्छे। इतना ही नहीं, आयोजकों की गिरफ्तारी और पुष्पा ट्रीटमेंट याद दिलाने के बाद हुमायूं कबीर के घर पर नोटिस लगा दिया है और 3 और 4 जुलाई को तलब किया है। यानी हुमायूं जो धमकी दे रहे थे, उसके बाद लगता है कि उनका रस्सी परेड वाला नंबर लग गया है। पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था और इसके बाद ही मुख्यमंत्री शुभेंदु ने साफ कहा था, नुकसान की भरपाई हमलावरों से ही की जाएगी। জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও। और उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि उस भीड़ की अगुवाई पुष्पा यानी कि जहांगीर खान की पत्नी रेजुनी बीबी कर रही थी, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब असली एक्शन शुरू हुआ है। पुलिस को फाल्टा में जहांगीर खान और उसकी पत्नी रेजुना के नाम पर काफी संपत्ति का पता चला है। जांच कर रही टीम को 60 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, जिसमें जमीन, फ्लैट और कई दूसरी चीजें शामिल हैं। यानी शुभेंदु सरकार पुष्पा की अवैध पाई छीन लेंगे, क्योंकि पुष्पा की पत्नी ने बंगाल पुलिस पर हमले करने की हिमाकत की थी और ऐसा करने वालों की शुभेंदु नहीं छोड़ेंगे। बंगाल में भ्रष्टाचारी नेताओं का जिस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है, अंडे वाला जिसे कहा जाए, अंडे उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, लेकिन नदिया में एक वसूलीबाज नेता की जनता ने एक नए अंदाज में खातिरदारी कर डाली। न अंडे फेंके, न रस्सी बांधी, बल्कि सेहरा पहनाकर सरेआम बेइज्जत की। जनता का गुस्सा इस बार निकला टीएमसी पार्षद जयदीप दत्त उर्फ बगाई पर। अब जरा इनका स्वागत जनता ने कैसे किया ये भी देखिए। सिर पर बंगाली दूल्हे वाली टोपी यानी सेहरा, गले में वरमाला की जगह पट्टा। इस पट्टे पर लिखा गया था, जेल में शादी करने जाएगा बगाई। और तो और ये सेहरा और पट्टा पहनाने के दौरान पार्षद ने विरोध किया तो छड़ी से उसकी पिटाई भी कर दी गई। छड़ी की मार और सामने मौजूद भीड़ को देख उन्होंने चुपचाप टोपी पहन ली, जिसके बाद शुरू हो गई उनकी हूटिंग। ये पार्षद महोदय काफी दिनों से जनता की नजरों से बचे हुए थे, लेकिन आज पकड़ में आ गए। हाफ पैंट, अंडा और रस्सी परेड के बाद अब ये सेहरा परेड सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बगाई को भीड़ के चंगुल से बचाया गया।
बंगाल में ममता सरकार जाते ही वसूलीबाज नेताओं पर जनता का गुस्सा इस कदर निकल रहा है कि टीएमसी के बागी गुट में शामिल होने के बावजूद वो बच नहीं पा रहे। ऐसे नेताओं पर जमकर अंडे फेंके जा रहे हैं, जिसने पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हावड़ा में पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने एक नेता की पिटाई कर दी तो बीरभूम में सैंथिया के पूर्व विधायक के पति भी गुस्से का शिकार हो गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन इलाके में एक बार फिर एयर थ्रो और मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। इस बार निशाना बने ट्रेड यूनियन नेता अरविंद दास। सिलीगुड़ी से गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हावड़ा कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था और जांच के लिए उनके दफ्तर ले जा रही थी कि जनता ने उन पर हमला बोल दिया। चोर चोर के नारे लगाती इस भीड़ ने उन्हें पीटा भी और अंडे भी मारे। इसी तरह बीरभूम की सैंथिया की पूर्व विधायक नीलबती साहा के पति देबाशीष साहा भी लोगों के गुस्से की भीड़ चढ़ गए। गुस्साए लोगों को देखते ही वो घर में घुसने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें भागने से पहले पकड़ लिया और अंडे मारे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में हल्दिया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। पाइपलाइन में आग लगने से कई लोग झुलस गए। आग रेलवे ट्रैक के पास लगी, जिससे रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई। देखिए, तेज धमाके की आवाज के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। देखिए आग किस तरह तांडव मचा रही है। ये तस्वीरें हल्दिया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां नेफ्ता ले जा रही एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से करीब 15 मजदूर भी झुलस गए। घटना रेलवे ट्रैक के बेहद करीब हुई। अब इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर हल्दिया हावड़ा रेल सेवा कुछ देर के लिए रोक दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन हादसे की वजह क्या रही अभी तक साफ नहीं हो पाया। आग लगने का कारण जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में चाहे अवैध कब्जा हो या फिर नियम कायदों को तोड़कर बनाया जा रहा अवैध निर्माण, सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रडार पर है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में भी प्रशासन को अवैध निर्माण मिला है, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है। एक तरफ सीएम योगी रामपुर दौरे पर थे और दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध खेल को प्रशासन नाप रहा था। एक समय था जब यहाँ पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। रामपुर में सीएम योगी का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर था, अवैध खेल किसी का भी हो, बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। दरअसल रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के निरीक्षण में कई अनियमितताएं और खामियां मिली है। यूनिवर्सिटी परिसर में 38 भवनों का निर्माण अवैध मिला है। आरडीए ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उसके अंदर निर्माण है, उसमें से मात्र 2 ही निर्माण ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष निर्माण बिना अनुमति के बने हो। अगर तय समय में यूनिवर्सिटी से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के शामली में मुसलमान बने आयुष मलिक ने सनातन में वापसी कर लिया। आयुष ने अपने परिवार से माफी मांगते हुए अब उनके साथ ही रहने की बात भी कही है। आयुष के परिवार ने चांदनी कुरैशी नाम की एक मुसलमान युवती पर उसका माइंड वॉश करने का आरोप लगाया, ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है। कुछ ही दिनों में मोहम्मद अली बने आयुष मलिक का मन परिवर्तन हो गया और उसने इस्लाम छोड़कर सनातन से फिर से नाता जोड़ लिया और भगवान को साक्षी मानकर घर वापसी की राह पकड़ ली। अब आयुष सनातन को ही अपना धर्म और परिवार को अपना संसार मानने की बात कह रहा है। माँ, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल दिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। अब सवाल है कि आयुष को मोहम्मद अली किसने बनाया था। आयुष के परिवार का आरोप है कि जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने पैसे हड़पने के लिए आयुष का माइंड वॉश किया, जिसमें कई कट्टरपंथियों ने उसका साथ दिया। उसमें एक नाम इरफान उर्फ हाकिम है, जिसने पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की धार्मिक वीडियो दिखाकर आयुष का ब्रेन वॉश किया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां नगर परिषद की टीम ने एनडीपीएस के मामलों के आरोपियों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा।
दरअसल जिले में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में नशे का कारोबार करने वाले 2 तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस की सूचना पर नगर परिषद की टीम तस्करों के अवैध निर्माण को ढहाने पहुंची और फिर बुलडोजर ने निर्माण को ढहा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और तस्करी की कमाई से अवैध निर्माण कराने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। प्रशासन ने साफ मैसेज दिया है कि जिले में नशे का कारोबार नहीं पनपने देंगे और ऐसा करने वालों की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाने का अभियान जारी रहेगा। राजस्थान के जयपुर में पैरामेडिकल एग्जाम में नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नकल गिरोह ने 45 छात्रों को नकल कराने की प्लानिंग की थी। लेकिन नकल माफिया अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। खुलासा हुआ कि गिरोह में कॉलेज संचालक, HOD, लेक्चरर और संचालक का भतीजा शामिल है। झुंझुनू के S करण कॉलेज स्टूडेंट को नकल कराने की प्लानिंग थी। प्रभा देवी कॉलेज में 45 छात्रों को नकल कराई जानी थी। इन्विजिलेटर से नकल करवाना तय था। 5,50,000 रुपए में सौदा तय था, जिसमें से 3,27,000 रुपए दिए जा चुके थे। लेकिन उससे पहले ही भंडाफोड़ हो गया। पेपर कैंसिल होने के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज में जमकर बवाल किया। नाराज स्टूडेंट ने कुर्सी तोड़ बवाल किया। तस्वीरों में देखिए कैसे क्लासरूम में कुर्सियां निकालकर नीचे फेंकी जा रही हैं। कॉलेज के दस्तावेज को उड़ाया गया। पुलिस ने नकल गैंग का तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन सवाल उन स्टूडेंट्स के भविष्य का है जो मेहनत से एग्जाम देने वाले थे। और अब बात उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां उस समय भारी तनाव पैदा हो गया जब आक्रोशित ग्रामीणों ने बुजुर्ग का शव सड़क पर रखकर जाम कर दिया। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। मामला बढ़ता देख कई थानों की पुलिस जब लोगों को समझाने मौके पर पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का गुस्सा देख पुलिस भी बैकफुट पर आ गई और जान बचाकर भागने लगी। बता दें कि एक दिन पहले ही सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राणा सिंह और उसके बेटे पर हत्या का आरोप लगाते हुए बवाल कर दिया। काम पे बुलाया था, वो नहीं गया था। कहे थे कि तुमको कहीं रास्ते में गाड़ी ठोक के मार डालेंगे। किसने कहा था? राणा सिंह से, उसका बेटा कहा था। और वही सही में 7 बजे कहे थे, 10 बजे लड़ा दिया सही। मौत के बाद मचे बवाल को पुलिस ने परिजनों को समझाया बुझाया और किसी तरह हालात काबू में कर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब अवैध कब्जे पर कार्रवाई करता बुलडोजर पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गया है। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर के पास अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। 50 से ज्यादा धार्मिक और कमर्शियल ढांचों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर दूर बुलडोजर अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला रहा है। गुजरात में अवैध कब्जों को जमींदोज करने वाला बुलडोजर अब इंडो पाक बॉर्डर तक पहुंच चुका है। बुलडोजर पार से पाकिस्तान से सटी सरहद को सेफ किया जा रहा है। कच्छ में कांडला पोर्ट के पास कई अवैध कब्जों को हटाया गया। बुलडोजर ने यहाँ करीब 50 से ज्यादा अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। संवेदनशील इलाके में अवैध तरीके से बनी मस्जिदों को भी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। 100 बीघा भूमि से कई अवैध निर्माणों को हटाकर करीब 250 करोड़ की संपत्ति को खाली कराया गया। यहाँ अवैध निर्माण को हटाने से देश की सीमा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। कांडला पोर्ट के पास हुई इस कार्रवाई से देश की कोस्टल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। वहीं बॉर्डर के पास बुलडोजर दहाड़ से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। और अब बात भारतीय सेना में बड़े बदलाव की। जनरल धीरज कुमार सेठ ने आज से भारत के नए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्हें जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह आर्मी चीफ की जिम्मेदारी मिली है। 4 दशकों से सेना की सेवा करने वाले जनरल धीरज सेठ को आतंकवादियों का काल भी माना जाता है। जिस अफसर का नाम सुनकर आतंकवादी कांप उठते हैं, वही लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के 31वें सेना प्रमुख बने हैं। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। नए आर्मी चीफ की काबिलियत पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी भरोसा जताया। आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। आपको बता दें कि अपने 40 साल के लंबे आर्मी करियर में धीरज सेठ ने रेगिस्तानी इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशंस किए। इस दौरान उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की भी जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें 2025 में परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2022 में अति विशिष्ट सेवा मेडल समेत संयुक्त राष्ट्र मेडल भी मिल चुका है। अपराधियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध के अड्डों पर भी लगातार स्ट्राइक कर रही है। पुलिस ने अमरोहा और सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की और अवैध
हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर कई आरोपियों को धर दबोचा। अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए योगी फोर्स ने अमरोहा और सुल्तानपुर में न केवल अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, बल्कि अपराधियों के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। सबसे पहले बात अमरोहा की, जहां पुलिस ने कालाखेड़ा इलाके में चल रहे असला फैक्ट्री पर छापा मारा और हथियार बनाने की मशीन के साथ 8 तमंचे और कई हथियार भी बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी मनफुल को भी गिरफ्तार किया। हालांकि उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सहारनपुर में भी यूपी पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और शातिर अपराधी रोहित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 9 अवैध हथियार, कई जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की मशीन भी बरामद की। फिलहाल पुलिस दोनों ही जगहों पर अवैध हथियार फैक्ट्री के नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब बात उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शहर शहर बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान कई अपराधियों पर शिकंजा कसा। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। कानपुर में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया तो मथुरा में 2 शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। वहीं प्रतापगढ़ में भी एक लुटेरा पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया। अकेले कानपुर में पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया। गुजैनी इलाके में 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े तो कर्नलगंज इलाके में गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। एनकाउंटर की तस्वीर अपराधियों को सीधा संदेश है, यूपी में अपराध पर पुलिस की एक गोली बुक है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। अपराधियों में योगी फोर्स का खौफ इतना है कि एनकाउंटर के डर से अपराधी अब खुद ही सरेंडर करने लगे हैं। तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की है, जहां फायरिंग के 2 आरोपियों ने गोमती नगर थाने में आत्मसमर्पण किया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन लंगड़ा के साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन दहन जारी है और इसके तहत जहां ड्रग पेडलर्स दबोचे जा रहे हैं, वहीं उनसे बरामद की गई ड्रग्स को जलाकर नष्ट भी किया जा रहा है, ताकि बरामद किए गए ये मादक पदार्थ गलत तरीके से युवाओं की जिंदगी में वापस जहर घोलने ना पहुंच जाए। ड्रग्स को नष्ट करने की ये तस्वीरें बहराइच और वाराणसी की है। बहराइच पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए इन मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप को जलाकर नष्ट किया। इस कार्रवाई में कुल 62 मामलों में जब्त किए गए 191.46 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जिसमें स्मैक, चरस, गांजा और कई दूसरे केमिकल ड्रग्स थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ 32 लाख रुपए थी। एक चीनी मिल के पावर प्लांट के इंसिनेटर में इन्हें जलाकर खत्म किया, क्योंकि सीएम योगी ने साफ हिदायत दे रखी है। जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। इसी तरह वाराणसी में भी ऑपरेशन दहन अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। यहां पुलिस ने 11.9 किलोग्राम गांजा, 89.6 ग्राम अल्प्राजोल पाउडर और 8 ग्राम हेरोइन को नष्ट किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 8.10 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस रिंकू सिंह राही का बीते दिनों जालौन के ब्लॉक प्रमुख के साथ धक्का मुक्की के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ब्लॉक प्रमुख ने इसकी शिकायत डीएम से की है और इस पर जांच समिति का गठन अब कर दिया गया है। आईएएस के दुर्व्यवहार को साबित करने के लिए 2 वीडियोस भी सबमिट किए गए, जिसमें आईएएस रिंकू सिंह राही का गुस्सा साफ नजर आया। दरअसल बीते दिनों रिंकू सिंह कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी बीच ब्लॉक प्रमुख वहां पहुंच जाते हैं, जिनसे रिंकू सिंह दस्तावेज मांगते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने में मशगूल रहते हैं, जिसे देखकर वो भड़क गए। मोबाइल पर हाथ मारकर गिराने के बाद वो ब्लॉक प्रमुख को धक्का भी देते हैं और धमकाते हुए अपनी टीम के साथ रवाना हो जाते हैं। इस घटना के बाद रिंकू सिंह का एक और पुराना वीडियो चर्चा में आ गया, जहां नाराज वकीलों को मनाने के लिए उन्होंने खुद उठक बैठक तक कर डाली थी। लेकिन जब खुद नाराज हुए तो आप ही खो बैठे। देखते ही देखते अपनी ईमानदारी के साथ ही तुनक मिजाजी के लिए चर्चित इन आईएएस का इस धक्का कांड के बाद क्या होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान कार धमाके वाले खतरनाक स्टंट को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बीच सड़क उनकी हेकड़ी भी निकाल दी। मातम के नाम पर कट्टर धमाका करने वालों के खिलाफ मोहन फोर्स फुल एक्शन मोड में है। पुलिस ने हुड़दंगियों को न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि उन्हें सबक सिखाते हुए उनकी कान पकड़ परेड भी निकाल दी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में हुड़दंगियों का क्या हश्र होता है। पुलिस ने इन आरोपियों को वही सबक सिखाया जहां उन्होंने मुहर्रम के दिन हुड़दंग किया था।
पुलिस ने पहले आरोपियों की उठक बैठक कराई और फिर सड़कों पर उनकी परेड निकाली। स्टंटबाजी की गई थी, उसमें अभी जो आरोपी बचे थे 5 आज और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उनको जो है घटनास्थल की तस्दीक कराई गई। बता दें कि पुलिस ने मामले के अगले ही दिन 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और कट्टर धमाके में शामिल और भी लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बंदरों की वजह से बिजली उपकेंद्र में आग लग गई। आग लगने से उपकेंद्र के बिजली उपकरण जलकर राख हो गए और इसके बाद आसपास के इलाकों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई। बताया जा रहा है कि अमीरनगर सराय कस्बे में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र है, जहां अचानक बंदरों का झुंड आकर उछल कूद करने लगा। इसी के चलते वहां मौजूद तार आपस में टकरा गए, जिसके बाद उपकरणों में आग लग गई, जो फैलती चली गई। आग और धुएं का गुबार देखकर लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान आसपास के कई इलाकों में बिजली गुल रही है। बताया जा रहा है कि समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो जाता। इस हादसे में एक बंदर की भी जान चली गई। लोग अब उपकेंद्र को चारों तरफ से बंद करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यापारी की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक आरोपियों की योजना व्यापारी के बैंक खाते में जमा 26 लाख रुपए तक पहुंचने की थी और उसके लिए व्यापारी का मोबाइल और ओटीपी हासिल करना था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पहले बैंक खाते पर नजर डाली, फिर मोबाइल और ओटीपी की साजिश रची और आखिर में व्यापारी की हत्या कर दी। दरअसल पुलिस के मुताबिक वाराणसी के अवलेशपुर में किराना व्यापारी के बैंक अकाउंट में 26 लाख रुपए जमा हुए थे। इसी रकम के हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई। आरोपियों की योजना व्यापारी का मोबाइल कब्जे में लेकर बैंकिंग जानकारी और ओटीपी के जरिए रकम निकालने की थी, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बेसिकली ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे जो मेरे सेकंड पेज अकाउंट हो, खास करके नॉट पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट और एजेड आदमी हो, उसको टारगेट करते थे। वहाँ पे अपना पेटीएम का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे। लेकिन मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से हथियार, मोबाइल फोन और बाकी सामान बरामद कर लिया गया है। लेकिन ये साफ हो गया है कि अब ठग सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं, बल्कि हत्या जैसे जघन्य अपराध से भी पीछे नहीं हट रहे। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।